हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं समास। हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार। तो आइए मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार कि समास क्या है। अभी आपने पढ़ा संधि। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है तो वो संधि कहलाती है। लेकिन समास में क्या होता है? समास में दो पदों का मेल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक समास। समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार कि समास की परिभाषा को आप कैसे समझेंगे और उसके प्रकार कितने होते हैं और उनको कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए ये है समास की परिभाषा। तो समास को क्या कहते हैं? समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। मतलब किसी बड़े पद को छोटा कर देना, संक्षिप्त में कर देना, तो ये कहलाता है समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्द, दो हों या दो से अधिक हों, उससे मिलकर जो एक नया और सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, रसोई घर। रसोई और घर है ना, इसमें दो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं ना, एक है रसोई और दूसरा घर। तो इसको एक साथ कर दिया। यदि आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे? किसका घर? रसोई का घर, यानी कि रसोई के लिए घर। तो ये हुआ रसोई घर। तो ये इसमें क्या है? दो पद मिले हुए हैं, है ना, और दो पद को अलग अलग ना लिखकर हमने एक साथ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया रसोई घर। तो एक सार्थक शब्द बन गया। तो ये हुई समास की परिभाषा, यानी कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है नील गाय, है ना। अभी था रसोई घर एक एग्जाम्पल, और दूसरा है नील गाय। मतलब नील और गाय दो पद हैं, ये दो शब्द हैं, इनको मिला दिया है हमने, नीली गाय, है ना। नीली है जो गाय, मतलब नील गाय। तो ये कहलाते हैं समास, है ना। समास को क्या शॉर्ट में कर दिया, इस शब्द को हमने इकट्ठा कर दिया, उसको मिला दिया दो पदों को, तो ये बन गया एक शब्द, सार्थक शब्द। जैसे कि नील गाय, रसोई घर, पाठशाला, त्रिभुज, दही बड़ा, कुछ भी आप, लड़का लड़की कुछ भी ले लीजिए, वो एक हो जाते हैं मिलकर और उसको संक्षिप्त में कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है समास की परिभाषा, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो ये हुए समास के प्रकार, यानी कि समास जो हम पढ़ेंगे उनको 6 प्रकार से पढ़ेंगे। उसके भेद 6 माने गए हैं, 6 भेद होते हैं उनको। आइए हम आपको एक एक को सभी को समझाते हैं। फर्स्ट क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय हो जाता है ना। इसमें आपको एक पहचान और होती है कि इसमें उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग, अभी मैंने इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय समझाया ना आपको। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, है ना। जैसे कि ये उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग कौन कौन से? जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग ये शब्द हैं। इन शब्दों का आपको बोध होगा। जो आपको समास वाला शब्द मिलेगा उसमें ये शब्द लगे होंगे, तो ये कहलाते हैं अव्यय। अव्यय मीन्स उपसर्ग, ठीक है ना। तो इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण आपको बताते हैं। इस समास, तत्पुरुष समास क्या है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का
प्रयोग होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अभी हम उदाहरण के द्वारा समझाएंगे आपको। दूसरा पद मुख्य हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, उसको मुख्य माना जाएगा और उसमें कारक चिन्हों का बोध होता है। ये लगे होते हैं मतलब, और जैसे से, के लिए, जैसे रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, ठीक है ना। पाठशाला तो पाठ के लिए शाला, का, के, की, से, में, पर आदि चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये कहलाते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण, ठीक है ना। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि एक उदाहरण आप देख रहे हैं, राजपुत्र, ठीक है ना। तो एक शब्द बन गया, ये पूरा क्या हुआ शब्द, राजपुत्र। अब इसको बढ़ा दिया हमने, समास विग्रह किया तो क्या बनेगा, राजा का पुत्र। तो का इसमें क्या आ गया, कारक चिन्ह लग गया, है ना। कारक होते हैं ना, आपने पढ़े हैं, कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये होते हैं ना 8 कारक चिन्ह। तो इन सब शब्दों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये हुए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो ये तत्पुरुष समास की पहचान है। चलिए नेक्स्ट होता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक हो जाता है। संख्या है जिसमें गिनती आए, गिनती के 1 2 3 4 5 6 इन गिनतियों का इनका बोध होता है, तो वो कहलाते हैं द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची आपको पता चल जाएगा। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है ना। समूह, कोई समूह का पता चलेगा तो उसे द्विगु समास कहा जाएगा। द्विगु समास में संख्या का बोध होगा, ठीक है ना, संख्या वाला शब्द होगा तो उसको आप पहचान जाएंगे कि ये द्विगु समास है। देखिए जैसे कि त्रिलोक, त्रिलोक मीन्स 3 आ गया ना, 3 लोगों का समाहार। त्रिलोक एक शब्द है, उसको आपने विग्रह किया तो क्या बन गया, 3 लोगों का समाहार। तो ये बन गया 3 4 5, चतुर्भुज, पंचवटी, ये होते हैं। तो ये सारे कौन से समास होते हैं, द्विगु समास। अब द्वंद्व समास नेक्स्ट है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और, एवं, या का बोध होता है ना। ये चिन्ह योजक चिन्ह, योजक मीन्स कौन सा चिन्ह होता है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ ये डैश वाला है ना। इससे क्या होता है, 2 शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जैसे लड़का लड़की आप लिखते हैं ना, तो लड़का के लड़की के बीच में लिखने के लिए डैश लगा दिया जाता है। आना जाना, दिन रात, या, है ना, बुरा या भला, तो ये लगा देते हैं। तो ये होते हैं द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या है, इसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं। जब इनको अलग करते हैं तो और, एवं का बोध होता है। तो ये हुआ द्वंद्व समास, ठीक है ना। जैसे कि पाप पुण्य, बीच में डैश लगा है ना, योजक चिन्ह लगा हुआ है, पाप और पुण्य। जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाप और पुण्य, ठीक है ना। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद सामान्य रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग, वचन और भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। मतलब विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। मतलब इसकी पहचान क्या है कि जैसे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर हमें इशारा करते हैं। जैसे मान लीजिए ना हम आपकी बात करें ना इसकी बात करें, किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा वो शब्द। जैसे लंबोदर, लंबोदर हुआ एक शब्द, तो लंबोदर क्या बता रहा है, लंबा है उदर जिसका। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, कृष्ण उनकी गणेश जी की। लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर। दशानन, दश हैं आनंद जिसके मुख, है ना। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, रावण की। तो ये कहलाते हैं हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है ना। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब क्या हुआ, त्रिनेत्र कौन होते हैं, किसकी विशेषता बताई जा रही है, 3 नेत्रों वाला। त्रिनेत्र मीन्स 3 नेत्रों वाला कौन हुआ, भगवान शिव, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर हमें किसी तीसरे की तरफ ले जाते हैं, किसी तीसरे की ओर हमें बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो उसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका समास और समास के प्रकार। तो आप इस
को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। समास की परिभाषा लिखना है और समास के भेदों की भी परिभाषा लिखेंगे और उसके उदाहरण एक एक मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं आपको। आप बुक से देखकर और भी उसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो चलिए आप अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।